प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। वही शब्द वही लाइन मैं दोहराने जा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। हम आपको लगातार चयनित अभ्यर्थियों से रूबरू करवा रहे हैं और इस समय मेरे पास बैठे मेरे बड़े ही प्रिय विद्यार्थी सूर्य गोदारा। तो सूर्य, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अच्छा सूर्य, आपकी कौन सी रैंक रही? मैं तो जानता हूं, लेकिन हमारे दर्शकों को आप स्वयं ही अपने श्रीमुख से बता दीजिए। जी, मेरी इस बार 131वीं रैंक आई है। 131वीं रैंक आई है, तो इसका मतलब आपको कौन सी सेवा मिलने की संभावना है? मुझे राजस्थान तहसीलदार सेवा मिलने की संभावना है। राजस्थान तहसीलदार सेवा मिलने की संभावना है। वास्तव में बहुत शानदार पद मानता हूं मैं आरटीएस का, क्योंकि पब्लिक डीलिंग के अनेक पद हैं, प्रत्येक पद का अपना एक महत्व होता है। लेकिन आरएएस, आरपीएस और आरटीएस, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कई बार अत्युक्ति का प्रयोग करते हुए कि भाई पद तो 3 ही हैं, तो आपको उन 3 पदों में से एक पद मिल रहा है, तो आप निसंदेह बधाई के पात्र हैं और यही आपकी इच्छा भी थी। तो सूर्या, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है? जी, मैं हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव पड़ता है 35 एमओडी, वहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, और पिताजी माताजी क्या काम करते हैं? जी, मेरे पिताजी सरकारी अध्यापक हैं और माताजी गृहिणी हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसने आपको प्रेरित किया कि आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें? जी, शुरू में सूरतगढ़ में कॉलेज जो मैंने एडमिशन लिया था, मैं बीएससी करने के लिए आया था। अच्छा, बीएससी करने के लिए आए, ठीक है। फिर? तो उस दौरान आश्रम में ही एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें श्री राजेंद्र जी पेंसिया सर आए हुए थे। हाँ। तो जब उन अधिकारियों को मैंने देखा तो मुझे प्रेरणा मिली कि अगर हम ऐसा कुछ भी बन पाए जीवन में तो ये काफ़ी बड़ा काम होगा हमारे लिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है सूर्य? क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पता लग जाए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी 1999 है। बहुत बढ़िया सूर्य, बहुत ही बढ़िया। एक अल्प अवस्था में ही आपने सफलता अर्जित कर ली है। मुझे ये बताइए, अच्छा एक मैं सूर्या की खासियत बता देना चाहता हूँ कि सूर्या हमारे कब बैच में आ गए जब ये बीएससी कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, और कब बैच में आए, फिर ये टाइगर बैच में पढ़े, और उसके बाद जब ये बीएससी फाइनल ईयर में लॉयन बैच में पहुँचे तो इन्होंने कब बैच के विद्यार्थियों को पढ़ाना भी आरंभ कर दिया था? उस समय आपकी अवस्था क्या थी जब आप कब बैच को और टाइगर बैच को पढ़ाते थे? सर, उस समय मैं 19 साल का था। 19 ही वर्ष के थे। अच्छा, कई बार सूर्या के बारे में ये कहा जाता है कि सूर्या बहुत छोटे दिखते हैं। अवस्था में तो छोटे हैं ही, लेकिन लुक में भी बहुत छोटे दिखते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि जब भी सूर्या की क्लास को मैंने देखा तो वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट होती थी। इसका मूल कारण जो मैं मानता हूँ वो इनका विषयगत ज्ञान और अध्ययन था। तो बहुत ही बढ़िया सूर्या। अब कुछ प्रश्न है कि आरएएस पर ही काम कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए भी कोई प्रयास किया है? जी, शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो सर ने कहा कि आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने आपके मार्गनिर्देशन में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी और इसी साल मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको ये कहा था कि हमें आरएएस भी बनना है और हमें आईएएस भी बनकर दिखाना है। तो आरएएस की परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त की है और आईएएस में आपका काम जो है अभी जारी है। वास्तव में बहुत ही अद्भुत हैं सूर्या। अच्छा, साइंस बैकग्राउंड आपकी रही है, तो मानविकी के विषयों यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये तो आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण टास्क रहता होगा, बहुत ही मुश्किल काम रहता होगा। कैसे हैंडल कैसे किया आपने इसे? जी,
जब शुरू में साइंस के विद्यार्थी के रूप में मैंने इन विषयों को पढ़ना शुरू किया तो ये मेरी समझ में बहुत कम आया करते थे। तो सर ने मुझे एक बात कही कि सूर्या, आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको इस किताब को पढ़ना है, समझ में आए या नहीं आए, इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। मैंने यही रूल फॉलो किया था और शुरू में मैंने पढ़ने पे ज़्यादा जोर दिया कि मैं इन चीज़ों को पढूं, क्योंकि जितना मेरा पढ़ने का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें मेरी समझ में आती जाएंगी और वही आगे चलकर मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई। बिल्कुल, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी विषय से हो, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो या आर्ट से हो, जब भी आप परीक्षा की तैयारी किसी भी संस्थान में शुरू करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत से सारे विद्यार्थी उस प्रारंभिक अवस्था में विचलित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए, कार्य को जारी रखना चाहिए। और मैं तो एक देसी फार्मूला भी हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताता रहता हूं कि जो चीज समझ में नहीं आ रही उसे रट लें। बिल्कुल बिल्कुल सूर्या, सही कह रहे हैं आप। लेकिन कई लोग कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। मुझे ये लगता है कि उन्हें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रतियोगी परीक्षा में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला है फैक्ट यानी कि तथ्य, दूसरा है कॉन्सेप्ट यानी कि संप्रत्यय, और तीसरा है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। भाई ये एक क्रम है, पहले क्या आएगा? फैक्ट आएगा यानी कि तथ्य आएगा, और तथ्य को आपको रटना पड़ता है, उसके बाद ही कॉन्सेप्ट और एनालिसिस आते हैं। तो बहुत बढ़िया सूर्या आपने बताया। अब एक साइड में तो आईएएस की तैयारी, दूसरी साइड में आरएएस की तैयारी, तो कैसा अनुभव रहा, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या जद्दोजहद या दिमाग में तनाव रहे, उनका भी जिक्र हमारे दर्शकों को कीजिए। जी सर, जब मैं ग्रेजुएशन मेरी हुई तो उसके बाद सबसे पहले चुनौतीपूर्ण काम ये था कि अगर मैं आईएएस की तैयारी शुरू करता हूँ तो मुझे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सर से जब बात की कि मुझे सर कौन सा ऑप्शनल चुनना चाहिए, तो सर ने कहा कि आपको हिंदी साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक वजह थी कि हमारे एक दिव्यांग साथी थे, उनको मैं हिंदी साहित्य मैंने पढ़ाया था। तो सर ने कहा कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, और सर ने मुझे एक काम ये भी दिया कि आश्रम में भी आप हिंदी साहित्य बच्चों को पढ़ा दिया करें। तो उससे मेरा सब्जेक्ट वो धीरे धीरे जो है अच्छा होता गया था। जहाँ तक दोनों परीक्षाओं में सफलता की बात है, तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हमें डेली पढ़ना होता है, डेली टाइम निकालना होता है। हमारी जो मंथ की पढ़ने की एवरेज है वो अच्छी रहनी चाहिए। तो मैंने यही कोशिश की कि जब भी मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने जो कोर सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा, नियमित रूप से इनको पढ़ता गया, क्योंकि मुझे ये ध्यान में था कि आरएएस में और आईएएस में ये 4 ही सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा समानताएं रखते हैं। बिल्कुल। तो इसी क्रम में मैंने तैयारी शुरू करी थी। और एक बार जब आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं और जब मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो ज़्यादा चुनौतियाँ ये नहीं आती कि इस सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ूंगा या इसमें मुझे क्या करना है, क्योंकि आप पढ़ना सीख गए, आपने किताबों के साथ टाइम बिताना सीख लिया, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं कि कोर सब्जेक्ट्स को तैयार कर लीजिए, और इसके अतिरिक्त आपका तो पढ़ाने का भी खासा अनुभव रहा, तो उसका भी लाभ हुआ। एक और भी बात बता दूं कि सूर्या का विषय ऑप्शनल आईएएस में हिंदी साहित्य है, और सूर्या ने हॉबी के रूप में भी साहित्य अध्ययन को ही अपना रखा है। तो इन्होंने ढेर सारे लिटरेचर को पढ़ा है, और मेरे को लगता है कि लिटरेचर पढ़ने का बहुत ही लाभ है, क्योंकि उससे आपकी शब्द शक्ति, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति डेवलप होती है। अच्छा, तैयारी के दौरान समय प्रबंधन का क्या रोल रहता है, और अच्छा समय प्रबंधन हमारी सफलता को किस प्रकार से सुनिश्चित करता है? जी, मैंने हमेशा ये पाया कि चूंकि तैयारी का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा और थका देने वाला होता है, तो उसमें हम एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट करें जिसमें हमारे नियमित पढ़ने के घंटे हों, साथ ही में हमारी जो हॉबी है, जैसे मैं उपन्यास पढ़ता था तो मैं नियमित रूप से ये कोशिश करता कि मैं उपन्यास थोड़ा पढ़ता रहूं ताकि मैं खुद को रिफ़्रेश फील कर पाऊँ। तो समय प्रबंधन में मेनली ये बात है कि आपके डेली
5 से 6 घंटे आप पढ़ें, लेकिन जो मंथ की आपकी जो एवरेज आती है वो भी 5 से 6 घंटे ही आनी चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ते हैं और अगले दिन आप ना पढ़ें। तो आप पूरा महीना पढ़ें, पूरा साल पढ़ें, यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, एवरेज। और कई लोग कहते हैं कि घंटे देखकर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्येक बच्चे को घंटे देख कर पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रिय विद्यार्थी राजकुमार कसवां, जो कि अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर हैं, उनकी बहुत सारी किताबें भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो एक बड़ी शानदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सर, अगर कोई RAS की तैयारी करना चाहता है तो उसे 7,500 घंटे, 7,500 घंटे का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से लगभग 8 घंटे की दर से ये 2.5 साल की समयावधि बनती है। और मुझे लगता है इतना तो समय मिनिमम प्रत्येक विद्यार्थी को लगता ही है। अच्छा, आश्रम में मैंने आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ लिए, IAS के लिए भी और RAS के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि मॉक इंटरव्यूज़ और आश्रम के इंटरव्यूज़ में क्या समानता रहती है? जी, जब मॉक इंटरव्यू शुरू हुए तो मेरी और सर की बात हुई, तो मैंने सर से कहा कि सर, आप जितनी अनुभव और आप जितनी उम्र के लोग हैं वहाँ हमारा इंटरव्यू लेते हैं, तो आप ही वो व्यक्ति है जो एक सही तरीके से किसी भी अभ्यर्थी का व्यक्तित्व कैसा है उसकी जांच कर सकते हैं। तो सर ने मुझे डेली कुछ टॉपिक दिए पढ़ने को कि आपसे ये पूछा जा सकता है। जैसे सर ने मुझे कहा कि आपको नक्सलवाद तैयार करना चाहिए, मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि आपसे नक्सलवाद पे सवाल पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू बोर्ड में भी यही हुआ कि एक मैम थी, उन्होंने पूरे जो 4-5 सवाल थे वो सारे उन्होंने नक्सलवाद से पूछे थे सर। तो ये काफ़ी सकारात्मक रहा। और हॉबी पर चर्चा हुई, आपकी हॉबी पर IAS में चर्चा हुई? जी, जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैम ने कहा कि आपने साइंस से BSc किया है, फिर उसके बाद MA किया, क्योंकि उसमें मेरा नेट और JRF भी था। तो मैडम बड़ा खुश हुई कि भाई इतनी कम उम्र में JRF करना तो बहुत कठिन काम होता है, आपने कैसे किया। फिर आप उपन्यास पढ़ते हैं तो इसका क्या रोल रहता है प्रशासन में, आपके कैसे उपन्यास काम आएंगे। तो उपन्यासों पे काफ़ी देर चर्चा हुई, मैडम ने खूब सारे उपन्यास मुझसे पूछे। IAS में? हाँ, उन IAS में भी पूछे और यहाँ भी पूछा गया सर। अच्छा, यहाँ भी चर्चा। अच्छा, अब चलो, उपन्यास पढ़ना आपकी हॉबी है, मुझे आपका फेवरेट नॉवल बता दीजिए कि कौन सा है? जी, फेवरेट नॉवल मैं राग दरबारी को मानता हूँ सर, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। बिल्कुल बिल्कुल। राग दरबारी जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनीति का बड़ा ही शानदार चित्रण है, मुझे ये लगता है। मैंने भी पढ़ा वो। जी, इससे संबंधित एक वाकया भी था कि जब इंटरव्यू में मैम ने मुझसे पूछा कि क्या आपने राग दरबारी पढ़ा है? हाँ। मैंने कहा हाँ मैम पढ़ा है। तो उन्होंने फिर दबाव दे के मुझसे दोबारा पूछा कि आपने सच में पढ़ा है? मैंने कहा हाँ मैम, मैंने 2-3 बार पढ़ा, क्योंकि वो एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। तो मैम ने कहा कि हाँ, यही बात मैं पूछना चाह रही थी कि एक बार अगर आपने पढ़ा है तो आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो क्या आपने 2-3 बार पढ़ा है, आपने अपनी हॉबी को अच्छी तरह जिया है या नहीं जिया है? अच्छा, मैला आंचल भी पढ़ रखा है आपने? जी सर, मैला आंचल। अब राग दरबारी, हालांकि मैंने तो एक ही बार पढ़ा है उसे, बहुत शानदार चित्रण है, बड़ा आनंद आता है राग दरबारी को पढ़कर। लेकिन मैला आंचल में ज़रूर ये समस्या मुझे लगी कि कई बार तो चूँकि वो तो वहाँ बिहार की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, तो कई बार तो एक पन्ने को 7-7 बार पढ़ना पड़ा मुझे। हाँ सर, मेला अंचल में क्या है कि जो हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें उपन्यास हुआ है वो सिलेबस में है, तो मैंने उसको बहुत विस्तार से और बार बार पढ़ा। और दूसरा जो भाषा की समझ है, जब हम भाषा का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो हमें पता चलता है कि राजस्थानी जो भाषा है या जो बिहार के साइड भाषा बोली जाती है उसमें अंतर क्या है, कैसे भाषा में चेंज आते हैं। तो जब भाषा किसी भी एरिया की हमें समझ में आ जाए तो उपन्यास समझना आसान हो जाता है। मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि ये 2 नॉवल, एक तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल साहब का लिखा हुआ, और दूसरा नॉवल मैला आंचल, जो कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु साहब का लिखा हुआ है। जब भी आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़ें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसी भी अभ्यर्थी की सफलता में गुरुजनों, परिवारजनों और दोस्तों की क्या भूमिका रहती है? जी,
सर सबसे पहले मैं गुरुजनों की भूमिका पे बात करना चाहूँगा। जब मैं सूरतगढ़ आया था तो शुरू से ही मैं आपके सानिध्य में तैयारी कर रहा था। तो आपने सदैव मुझे ये कहा कि भाई सूर्य, हमें आरएएस बनना है और आईएएस भी बनना है, लेकिन हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और जो मार्ग मैं निर्देशित करूँ उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। तो गुरु की भूमिका हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में होती है। गुरु हमें हमेशा सपोर्ट करता है, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, क्योंकि सफलता में तो आपको सभी बधाइयाँ देते हैं, लेकिन गुरुजन हमेशा आपकी असफलता में भी आपके साथ खड़े होते हैं। और ये मैंने देखा, जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी सर से बात हुई, तो सर ने कहा कि कोई ना, हम इस बार सेलेक्ट होंगे, नहीं तो अगली बार सेलेक्ट होंगे, लेकिन हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ऐसी जो मोटिवेट करने वाली बातें हैं ये हमारे गुरुजनों से ही हमें मिलती है, जो कि काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जहाँ तक परिवारजनों की बात है, तो हमेशा घर वालों का ये सपोर्ट रहा कि बेटा आप तैयारी करो, आप में वो पोटेंशियल है कि आप तैयारी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे कभी भी इस बात के लिए फोर्स नहीं किया कि आपको ये दूसरा एग्ज़ाम भी देना चाहिए या आपको आरएएस की तैयारी या आईएएस की तैयारी छोड़ के बाकी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। हम पापा का मानना ये था कि बेटा, जब भी हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें एक समय लगता है, वो एक दीर्घ समय अवधि का प्रक्रम है पूरा, तो उसका पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी चाहिएगी और साथ में आपको लगातार उसमें काम भी करना होगा। तो परिवारजन हमेशा इस बात का सपोर्ट करते थे कि आप चाहे सफल हों चाहे असफल हों, लेकिन आप निरंतर तैयारी करो, आप अपनी मेहनत में कमी मत रखना, बाकी जो रिजल्ट है वो अपने आप जो भी आएगा हमें वो स्वीकार होगा। और जहाँ तक दोस्तों की भूमिका की बात है, तो जब दोस्त साथ होते हैं तो लगता है कि हम इस चीज़ को पार पा लेंगे, इससे आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे जो दोस्त थे वो हमेशा हम साथ में ग्रुप में रहते थे, साथ में तैयारी करते थे, तो उस चीज़ का बड़ा ही फ़ायदा रहता था कि जब दोस्तों से बात होती, मिलते, तो मोटिवेट करते कि भाई सूर्य, आप कर सकते हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपकी सफलता सुनिश्चित ही है कि आपको मिलेगी ही। क्योंकि जो 3-4 साल का तैयारी का प्रोसेस था उसमें 2-3 बार ये हुआ कि शुरू में मेरा आईएएस में प्री नहीं पास हो रहा था 2 बार से, तो मैं काफ़ी ये हो गया कि भाई जब प्री नहीं पास हो रहा तो सिलेक्शन की तो बात ही दूर है, सिलेक्शन तो कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप कर पाओगे। तो तीसरी बार में मेरा सर प्री पास हुआ था और मैंने इंटरव्यू दिया और साथ में आरएएस का भी इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो इसमें दोस्तों की भूमिका भी काफ़ी सकारात्मक रहती है, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। बहुत ही शानदार सूर्या। यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस बात को किस रूप में देखते हैं? जैसे कि कुछ बच्चे आते हैं, आपने कहा कि आईएएस का प्री 2 बार आपका पास नहीं हुआ, तो कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर हमें प्री की तैयारी नहीं करनी है, हमें तो मेंस की तैयारी करनी है, प्री तो हम वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि प्री मेंस इंटरव्यू? जी सर, जहाँ तक किसी भी परीक्षा का सवाल होता है तो उसमें जो तीनों चरण हैं मैं तो उनको इक्वली महत्वपूर्ण मानता हूँ। अगर आपको किसी भी चरण में असफलता हाथ लगी तो आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। प्री की भूमिका मैं सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज है, जो आपने शुरू में सर 3 पॉइंट बताए थे, आपका अगर फैक्ट मजबूत होगा तो आप मेंस अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका फैक्ट मजबूत होगा तो आप इंटरव्यू में अच्छे से सवालों के जवाब दे पाएंगे, आपकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी, आप तथ्यों पर आधारित बात करेंगे, न कि भावनाओं में बहकर। तो जो प्री से जहाँ से परीक्षा का चरण स्टार्ट होता है वो मैं उसको सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि वो हमारा एक आधार तय करता है कि हम कितना आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। तो हमेशा ही परीक्षा के तीनों चरणों को ही समान रूप से समय देना चाहिए। अच्छा, आप मेरे को अभी जिक्र भी कर रहे थे, जो अपनी बातचीत चल रही थी कि भाई कल एक बच्चे ने आपसे पूछा कि मुझे तो इंटरव्यू की तैयारी करनी है, हाँ, और मैं कैसे करूं? तो सर मेरे पास एक मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि मुझे तैयारी अब मैं शुरू करूंगा अगले महीने से, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि आरएएस और आईएएस के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं। तो मैंने कहा भाई अब शुरू से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप प्री पढ़ोगे, मेंस को पढ़ोगे, तो आप इंटरव्यू में अपने आप अच्छा कर पाओगे, उसके लिए कोई अलग से तैयारी तो होती नहीं है। तो ये एक पूरा प्रक्रम, पूरा प्रोसेस है किसी भी सफलता का, तो उसमें आपको तीनों चरणों को इक्वली समय देना पड़ेगा। बिल्कुल। किसी भी परीक्षा का प्रोसेस, खासकर आरएएस का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, तो ऐसे में कोई विद्यार्थी अपने आप को कैसे मोटिवेट बनाए रखे? जी सर, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जब भी आपको जीवन में छोटी से छोटी सफलता भी मिले, आप उसको अच्छे से एंजॉय करें, ताकि आपके जीवन में जो नकारात्मकता के क्षण जो हैं
वो दूर हो जाएंगे। तो चूंकि मेरा प्री IAS में तो 2 बार पास नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरा RAS का प्री पास हुआ तो हम दोस्त सारे मिलके काफ़ी खुश हुए कि भाई प्री पास कर लिया है हमने। तो आप छोटी से छोटी सफलताओं को एंजॉय करें, असफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जब शुरू में असफलता हाथ लगती है तो बहुत सारे दिन जो होते हैं वो शुरू के 10-15 दिन काफ़ी तनाव के दिन होते हैं। तो उन दिनों में अपने दोस्तों के साथ रहें, अपनी हॉबी को समय दें। और विशेषकर जब मैंने उपन्यासों को पढ़ा तो सर उस उपन्यास में पूरा एक जीवन दिखता है कि कैसे कैसे पात्रों के सामने क्या क्या समस्याएं आई, और ये समस्याएं तो जीवन का पार्ट है। तो वो चीज़ हमें सिखाती है कि भाई आगे तो हमें बढ़ना ही है। तो हम असफलताओं को पीछे छोड़ के धीरे धीरे वापस से अपनी जो सफलता का मार्ग है उस पर आगे बढ़ने लगते हैं। अच्छा सूर्या, अब लास्ट में आप क्या संदेश हमारे विद्यार्थियों को देना चाहेंगे? जी, मैं सभी विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सर के मार्गनिर्देशन में अच्छे तरीके से कार्य करें। मैं मेंस का जब समय था तो मैं जब भी एक भी दिन अगर क्लास नहीं जाता था तो सर मुझे ये कहते थे कि भाई सूर्य कहाँ है क्लास में। डेली खड़ा करके मुझसे पूछ लिया करते थे कि भाई कहाँ हो, आज क्लास नहीं आए क्या है। तो आपको हमेशा ही अपनी तैयारी में नियमित रहना है। आप क्लास जाएं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, पेपर दें। पेपर देने से आपकी जो प्रतिभा है उसमें ज़्यादा निखार आएगा, जो आपकी गलतियाँ हैं आप उनको दूर कर पाओगे, और यही सफलता का मुख्य राज है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को। हालांकि सूर्या ने वो बात कही दी है कि पहले मैं देखता था, आज से कुछ साल पहले की बात करता हूँ, 10-12 साल पहले टेस्ट सीरीज का कोई चलन नहीं था जी, ठीक है। तो आश्रम में हमने टेस्ट सीरीज क्लासेस लगती थी, टेस्ट सीरीज भी होती थी, शेड्यूल क्लासेस और टेस्ट सीरीज। अब वर्तमान में क्या है कि सामान्यतः अभ्यर्थी ये सोचता है कि बस टेस्ट सीरीज ही पर्याप्त है, जबकि व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि मात्र टेस्ट सीरीज ही पर्याप्त नहीं है। आपको क्लास और जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के गुरु का सानिध्य भी अनिवार्य है। सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम गलतियाँ करते हैं, शुरू में मैं मेंस की कॉपियाँ सर के पास लेके जाता था कि सर मुझे ये दिक्कतें आ रही है, तो सर हमेशा बताते थे कि भाई शुरू में ये दिक्कतें आती है क्योंकि एक अभ्यर्थी को ये बातें नहीं पता होती कि किस स्टेज में क्या उसे दिक्कतें आएंगी। दूसरा, क्लास जाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्री पास करके मेंस के चरण में आते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके लिए नए होते हैं। मैं जब RAS का एग्ज़ाम दे रहा था तो जो RAS में छोटे मेंस में जो छोटे 6 सब्जेक्ट होते हैं वो मैं पहली बार ही पढ़ रहा था। तो मुझे एक अच्छा ग्रुप चाहिए था, मुझे क्लास में एक निर्देशन करने वाला व्यक्ति चाहिए था कि आप इस सोर्स से इस चीज़ को पढ़ सकते हो और यहाँ से पढ़ के इसको अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो क्लासेज हमेशा इस बात में हमारी सहायता करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा सूर्या, अब अंत में विद्यार्थियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो सभी विद्यार्थियों को यही संदेश रहेगा कि आप अपनी लगन के साथ आप मेहनत करते रहें। जब भी हम मेहनत करते हैं तो हमेशा एक संतुष्टि रहती है कि मैंने अच्छा किया है और ईश्वर मुझे सफलता प्रदान करेगा। तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा परिणामों के बारे में चिंतित ना रहे। अच्छा परिणाम आए तो उसको सेलिब्रेट करें, अगर बुरा परिणाम आए फिर भी उसको स्वीकार करें कि मुझसे ये गलतियाँ हुई, इस वजह से मेरा परिणाम जो है वो आशा के अनुरूप नहीं रहा। तो आपको जीवन में आगे आने वाले चरणों में हमेशा सफलता ही मिलेगी। तो अभी हम लोग मिल रहे थे सूर्या गोदारा से। तो सूर्या, एक बार पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।